क्रिया बहुत ही जल्दी जल्दी होती है। तो लो बीपी और हाई बीपी को समझ गए आप। लो बीपी को कहते हैं हाइपोटेंशन। अब यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी कि हाई बीपी वाला जो बुढ़िया है वो देखो कैसे लड़ रही है, इसके अंदर हाई बीपी हो गया, ब्लड इसका कैसा हो गया, हाई हो गया, देखो कैसे किलो किलो कर रही है। अब यहीं पर अगला वीडियो देखिए कि जो लो बीपी है, लो बीपी वाले कैसे देखो झुमरा के गिर रहा है। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है बाबू, स्टूडेंट लाइफ में बीपी लो नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा हाई रहना चाहिए। जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर हैं वो है हमारा हार्ट बाबू। ये हार्ट का थर्ड वाला पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट में हम आपको बता दिए थे कि जो हार्ट होता है बाबू, ये किन जीवों में कितने प्रकार का हार्ट पाया जाता है। मीन्स हमारा पास जो होता है, मीन्स मानव शरीर के अंदर जो हार्ट होता है वो एक ही होता है, लेकिन अन्य कई जीव ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक हार्ट पाए जाते हैं। जैसे आपका ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस उसमें 8 पैर होते हैं। कितने बाबू, 8 पैर होते हैं। उसमें 4 हार्ट पाया जाता है, 4 हृदय पाया जाता है और 13 ब्रेन। मीन्स हमारे पास एक ब्रेन है, उसके पास 13 दिमाग पाया जाता है। तो सोचने वाली बात है कि हमारे पृथ्वी पर ऐसे ऐसे जीव पड़े हैं जिनमें एक से अधिक हार्ट पाए जाते हैं, एक से अधिक ब्रेन पाए जाते हैं, एक से अधिक आंखें पाई जाती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मानव हृदय के बारे में सारी डिटेल जानकारी आपको दे दिए थे कि वो जो हमारा हार्ट होता है, मीन्स इंसान का हार्ट जो होता है, उसमें उसका शेप, साइज और वेट कितना होता है, इस डाउट को क्लियर कर दिए थे। और ये भी बता दिए थे उसकी पोजीशन कहां पर होती है, उसका कार्य क्या होता है, पूरा का पूरा डिटेल समझा दिए थे। अब इसमें आगे उसके बाद बताए थे कि कपाट क्या होता है, मीन्स चैम्बर उसमें जो होते हैं वो चैम्बर क्या होते हैं, वाल्व क्या होते हैं, फुफ्फुस पल्मोनरी वाल्व क्या होता है, मीन्स पल्मोनरी जो होता है, पल्मोनरी वाटर, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। ये 2 पार्ट आता है। पल्मोनरी वेन में मीन्स जो फुफ्फुसी धमनी होती है, फुफ्फुसी धमनी में बाबू आपका अशुद्ध ब्लड पाया जाता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। क्लियर है। पल्मोनरी सिरा या फिर पल्मोनरी वेन में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। क्लियर है। अब जो हार्ट बीट, इसको इसमें समझ लेते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र, ईसीजी, बीपी और प्रकुंचन अनुशीतलन, ये डाउट हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए बाबू, सबसे पहले हमारा टॉपिक है दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा का मतलब क्या होता है बाबू, अगर हम किसी काम को 2 बार करते हैं तो वो दोहरा होता है ना। जैसे एक बार हम खाना खाए तो 1 बार हुआ, दोबारा खाए तो वो 2 बार हुआ। और एक उदाहरण देखिए, दोहरा का मतलब, जैसे ये कोई आपका घर है, एक घर में जैसे आप एक बार घुसे फिर निकल आए, ये 1 बार हुआ ना, 1 बार घर में घुसे, फिर दोबारा अगर आप घुस रहे हैं, दोबारा अगर घूम घाम के इधर उधर घूमे, फिर से दोबारा घुसे आपके घर में, फिर निकले, तो ये 2 बार हुआ। मीन्स आप 1 बार घर में घुसे, 1 बार निकले, फिर 1 बार घर में घुसे, फिर 1 बार में निकले। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने घर में कितनी बार गए बाबू, 2 बार। अगर ये समझ गए तो आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं अभी भी। देखिए, हमारे पूरे शरीर से ध्यान देना कि हमारे पूरे शरीर से नीचे और ऊपर, शरीर से ऊपरी और निचले भाग से ये जो सिराएं होती हैं, इसको कहेंगे बाबू सिरा। ये दोनों है क्या, सिरा। ये देखो, इसको ये दोनों क्या है, ये सिरा है। दोनों शरीर, पूरे शरीर से सिरा अशुद्ध रुधिर को लेकर आएगी कहां पर बाबू, आपके दाहिने अलिंद में। कहां पर, दाहिने अलिंद में। इस नली द्वारा ऊपर खुलेगा, इस नली द्वारा यहां पर खुलेगा। क्लियर है। अंदर अंदर यहां पर खुलता है। तो इस वाले क्षेत्र को कहते हैं हम अलिंद, दाहिना अलिंद कहते हैं। अब दाहिना अलिंद में जैसे ब्लड आया तो तुरंत चला जाएगा बाएं निलय, दाएं निलय में। दाएं निलय में आते ही ब्लड यहां पर दाएं निलय में आ गया। अभी तक ये अशुद्ध मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। तो यहां पर जैसे ही पहुंचेगा आपका ब्लड जैसे ही पहुंचेगा यहां पर, ये तुरंत हौंकेगा हार्ट को। हार्ट क्या करेगा, तुरंत ये हार्ट ब्लड को पंप करेगा। जैसे ही पंप करेगा तो इस नली द्वारा, इस नली को कहते हैं बाबू आपका पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इस पल्मोनरी आर्टरी द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी मतलब होता है फुफ्फुस धमनी। जैसे इस फुफ्फुस धमनी द्वारा आपका बाबू आएगा फेफड़े में। फुफ्फुस धमनी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो धमनी रुधिर को फेफड़े में ले जाएगी, उस धमनी को हम कहेंगे फुफ्फुस धमनी। क्लियर है। अब फुफ्फुस धमनी जैसे यहां पर आपके फेफड़े में जाएगी तो इसमें चूंकि अशुद्ध रुधिर है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, CO2 वाला है, CO2 वाला है। जैसे CO2 वाले फेफड़े में आएगा तो फेफड़ा क्या करेगा, CO2 को ले लेगा और यहीं से क्या करेगा,
O2 को दे देता है, CO2 को ये ले लेता है फेफड़ा, फेफड़े में ये रह जाता है। हाँ, अब यहां से क्या लेता है, ये नली आएगी, यहां से लेगे ऑक्सीजन, क्या लेगी बाबू, O2, यहां से भी क्या लेगी, O2 लेगी। अब ऑक्सीजन युक्त ब्लड आया, अब ब्लड कैसा हो गया आपका, शुद्ध हो गया। तो ये शुद्ध ब्लड आ गया आपका इस नली द्वारा, ये दोनों जो 4 नली हैं, 2 इधर है 2 इधर है, इन दोनों नली द्वारा खुलेगी कहां पर, बाएं नीले, बाएं अलिंद में, कहां पर बाबू, बाएं अलिंद में खुलती है। अब जब बाएं अलिंद में जो खुलती है इसको हम कहते हैं सिरा, वो भी कौन सी सिरा कहेंगे, क्योंकि फेफड़े से आ रहा है इसलिए इसको कहेंगे फुफ्फुस सिरा। क्या कहेंगे बाबू, फुफ्फुस सिरा। अब फुफ्फुस सिरा में जब भी आएगा तो यह शुद्ध रुधिर होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, ऑक्सीजन युक्त मिला हुआ होता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां पर आया आपका ब्लड तो तुरंत आ जाएगा आपका, तुरंत कहां पर आएगा, बाएं नीले में। अब बाएं नीले में ब्लड आ गया, अब बाएं नीले फिर से क्या करेगा, फिर से ब्लड आपका हार्ट पंप करेगा, तो फिर ये पूरे शरीर में चला जाएगा। ये तो हो गया आप हार्ट का जो पंपिंग सेट है, पंप कर रहा है, ब्लड को खींच रहा है, फिर पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, खींच रहा है और पंप कर रहा है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि दोहरा कहां पर आता है। देखिए बाबू, जब एक बार पूरे शरीर से ब्लड आपका आया, दाएं अलिंद में आया, अब दाएं अलिंद से दाएं नीले में आ गया, अब दाएं अलिंद से जैसे पंप करेगा तो यहाँ के ये स्थान तो खाली हो गया, तुरंत पंप करेगा, कहां पर जाएगा, आपके फेफड़े में जाएगा। तो ये एक बार कंप्लीट हुआ, कितना बाबू, एक चक्कर कंप्लीट हुआ, क्योंकि ब्लड आया आपका हार्ट में, हार्ट से फिर बाहर निकल गया। ये एक बार हुआ, जैसे यहां पर बताए थे, एक बार घुसा फिर निकल गया। अब यहां पर जब भी ये दोबारा आया, दोबारा कैसा है, शुद्ध होके, कैसा है बाबू, शुद्ध होके जैसे ही आएगा ये फिर से पंप करेगा, क्या करेगा, फिर से पंप करेगा। तो फिर से जब पंप करेगा तो इस महाधमनी द्वारा, किसके द्वारा बाबू, इस महाधमनी के द्वारा, ये जो आपकी धमनी बना रहे हैं ये महाधमनी है, इसको सिस्टमेटिक धमनी भी कहते हैं। ये जो 3 नली है, ये 3 नली आपके ऊपरी सिरे में ले जाएगी, मतलब यहाँ पर हार्ट है आपका, ये ऊपरी सिरे में ले जाएगी, हाथ में ले जाएगी, खोपड़े में ले जाएगी, दिमाग में। अब जो निचला वाला हिस्सा है, ये ब्लड आपका नीचे आता है, इस महाधमनी द्वारा नीचे आता है, ये पीछे पीछे आती है, ये वाली धमनी है। ये महाधमनी क्या होती है बाबू, नीचे जाती है। ये आपके पूरे शरीर में, शरीर के निचले हिस्से में जो 2 पैर हैं, आपके किडनी वगैरह ये सब के अंतरांग होते हैं, इन सब में जाएगा ब्लड लेकर। लेकिन कैसा ब्लड लेकर बाबू, शुद्ध ब्लड लेकर जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है आपकी दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक। तो जैसे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर दैहिक केशिका होती है। दैहिक केशिका मतलब बाबू, दैहिक मतलब होता है पूरी देह, पूरा शरीर, ये होता है दैहिक। अब इसमें केशिका आएगा तो आपके जितने अंग उखाड़ोगे ना, एक यहाँ से थोड़ा सा एक चिमटी में अगर मांस उखाड़ोगे तो यहाँ पर आपकी छोटी छोटी केशिका पाई जाएगी जहां पर ब्लड बहता रहता है। तो सबसे अगर दैहिक कोशिका पूछ लिया जाए, दैहिक कोशिका कहां पाई जाएगी, तो पूरे बॉडी में पाई जाती है। कहीं से भी अगर मांस उखाड़ो तो तुरंत वहां से ब्लड बहने लगता है। वहां पर धमनी और सीरा का जाल होता है, उस धमनी और सीरा का कहते हैं केशिका। धमनी और सीरा की जाल को क्या कहेंगे बाबू, केशिका कहेंगे। अब यहीं से क्या होगा, उसी केशिका में आपके छोटे छोटे आपकी कोशिका पाई जाती है, कोशिका पाई जाएगी। अब उसी कोशिका से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन वहीं पे देगा। ये क्या करेगा, इसमें चूंकि O2 है, ऑक्सीजन है, जैसे ही यहाँ पे आपका आया ये कोशिका में जैसे आया तो ये O2 को छोड़ देगा, यहीं पे यहां से उठा लेगा किसको, CO2 को। क्लियर है बाबू, यहां से उठाएगा किसको, CO2 को उठाएगा। CO2 कैसे उठाया, फिर लेकर जाएगा, फिर वही प्रक्रिया चालू हो गई। दाहिने अलिंद में, दाहिने नीले में, दाहिने अलिंद में, दाहिने नीले में, फिर चला जाएगा फेफड़े में, फेफड़े से आया, फिर शुद्ध होकर ऑक्सीजन मिल गया, फिर आया बाएं नीले में, फिर बाएं अलिंद में, बाएं नीले में, फिर मार दिया, पंप कर दिया, आपका ब्लड पूरे शरीर में पहुंच गया। क्लियर है यहाँ तक। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू कि ईसीजी का मतलब क्या होता है। ईसीजी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बाबू, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका मतलब यह होता है कि आपके शरीर में कभी कभी आप जब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, मीन्स जब आपको आईसीयू में भर्ती किया जाता है, तो उस वक्त डॉक्टर आपके हार्ट सीने पर 6 पॉइंट लगाता है। 6 पॉइंट मतलब तार की जैसे संरचना लगाता है और उस तार वाले के एक मशीन में जोड़ देते हैं। जैसे कि आपको इमेज में दिखाया जा रहा है, इस व्यक्ति की देखिए कि सीने पर 6 पॉइंट लगाए गए हैं। इन 6 पॉइंटों को एक मशीन में दिखाया गया है। अब जो मशीन में उसको लगाते हैं, उस पूरी मशीन को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कहेंगे बाबू, ईसीजी कहेंगे या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहेंगे। इसको एक ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है, उस ग्राफ को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसको डॉक्टर लगाते क्यों हैं। जैसे उस पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, सीरियस कंडीशन में आ जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि इसका हार्ट बीट कहीं रुक ना जाए और हमको पता भी ना चले, उस वक्त डॉक्टर क्या करते हैं कि उस पेशेंट के शरीर में जगह जगह पर वो पॉइंट लगा देते हैं, उसको तार के माध्यम से एक मशीन में जोड़ देते हैं। जैसे आपका हार्ट धड़केगा, जितनी बार धड़कता है, ब्लड रिसीव करता है, धड़कता है, रिसीव करता है, धड़कता है, रिसीव करता है, उन सारे कंडीशन को वो ग्राफ में दर्शाता रहेगा। जैसे रिसीव किया तो ये दिखाएगा, धड़केगा तो ये दिखाएगा, फिर जब आपका हार्ट ठहर जाएगा फिर से उसी शेप में आ जाएगा तो टी दिखाएगा। यही पूरी प्रक्रिया आपको दिखाता रहता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब भी आपका अलिंद में, कहां पर बाबू, अलिंद में जैसे ही हार्ट ब्लड एंट्री किया, आपके हार्ट में जो अलिंद होता है इसमें जैसे ब्लड एंट्री किया तो उसको पी से द्वारा दर्शाते हैं। पी मतलब होता है आर्ट्रियल कंट्रैक्शन। क्या कहेंगे बाबू? पी मतलब होता है आर्ट्रियल कंट्रैक्शन। मींस जब आपके अलिंद में हार्ट ब्लड एंट्री करता है तो उस पोजीशन को कहते हैं आर्ट्रियल कंट्रैक्शन। आगे आ जाता है, ये जो लाइनिंग थोड़ा सा घटे बड़ी है, मींस ऊपर ग्राफ जैसे बना हुआ है, तो इसको कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे बाबू? QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि ये तीनों एक साथ होते हैं इसलिए इसको QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका वेंट्रिकल है, मींस नीले वाला सिरा है, ये नीले वाला सिरा ब्लड को पंप करता है, पंप करेगा, रिसीव करेगा, पंप करेगा, रिसीव करेगा, इसका यही काम है। तो यहाँ पर जैसे ही नीले में ब्लड पहुंचेगा तुरंत ये QRS कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसमें जैसे एंट्री करेगा, फिर पंप करेगा, फिर एंट्री करेगा, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? QRS कॉम्प्लेक्स। इसमें वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होता है, मींस ये पूरी प्रक्रिया नीले में होती है। उसके बाद आ जाता है, जैसे ब्लड को तो पंप कर दिया, फिर नीला अपने पूर्ण अवस्था में फिर से आएगा, मींस नीले में फिर से ब्लड भरेगा, तो उसको कहते हैं टी ग्राफ कहते हैं। अब टी मतलब होता है रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल मींस आपका जो वेंट्रिकल होता है, नीला होता है, वो फिर से अपने एक्चुअल शेप में आ जाता है। ये पूरी प्रक्रिया हो गई है आपके ECG ग्राफ की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की। अब यहाँ पर डॉक्टर जो होता है देखता है कि जो पेशेंट होता है उसका हार्ट अगर जल्दी जल्दी धड़क रहा है, हार्ट जो है जल्दी जल्दी धड़क रहा है, तो ये जो ग्राफ बन रहे हैं वो ग्राफ थोड़ा सा पास में आ जाएंगे, जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। जैसे ये ग्राफ बन रहा है ना, तो ये जल्दी जल्दी बनने लगते हैं, ऐसे बनने। तो ये इसका मतलब क्या होता है, डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि इसकी हार्ट बीट जो है वो तेज हो गई है, स्पीड में चल रही है। तो उसमें कुछ दवा दे देता है ताकि इसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहे, जो बीपी है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहे, हृदय की धड़कन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। अब यहाँ पर जो कभी कभी देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ही आराम से उठेगा बैठेगा, उठेगा बैठेगा, उस समय डॉक्टर समझ लेता है कि इस मरीज की क्रिटिकल कंडीशन जो है बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई है। उस अवस्था में डॉक्टर फिर से इंजेक्शन देता है ताकि इसके हार्ट बीट जो है, हृदय की धड़कन जो है वो नॉर्मल दिखाती रहे। अगर यही ग्राफ जो होता है, ये लाइनिंग अगर ये जो घटा बड़ी है ये अगर सीधी हो गई, इसका मतलब वो परलोक सिधार गया, मरीज जो है वो परलोक सिधार गया। तो ये लाइनिंग जैसे ही सीधी होती है तो डॉक्टर तुरंत समझ गया कि एक बेचारा गया, काम से दोबारा वापस नहीं आएगा। फिर उसको एक मशीन द्वारा झटका देते हैं, उस मशीन द्वारा इसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ताकि उसका हार्ट जो है फिर से वो पंप करने लगे। तो ऐसा दोबारा वैसे बहुत कम है कंडीशन में आ जाते हैं कि ताकि वो मरीज जो है, जो मरा हुआ है, वो फिर से दोबारा आप जिंदा हो जाए, ऐसा बहुत ही कम कंडीशन में होता है। अब आगे देख लेते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है ये कब हाई हो जाता है, कब लो हो जाता है, किस स्थिति में ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिएगा, बीपी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी, ये बीपी शॉर्ट फॉर्म है। बीपी मतलब होता है ब्लड प्रेशर, इसका मतलब होता है बाबू कि रुधिर का दाब कितना है, ब्लड का जो दाब होता है, रुधिर का दाब कितना है आपके नसों पर, वो दर्शाता है। इसमें दो कंडीशन बन जाती है, जैसे आपका ब्लड में एंट्री किया ब्लड और पंप किया, तो पहले एंट्री करेगा तब एक प्रेशर है, और जब खींच फेंकेगा तब एक प्रेशर है। तो आप बताइए, जब वो एंट्री करेगा तब प्रेशर ज्यादा लगेगा कि जब फेंकेगा तब प्रेशर लगेगा? जाहिर सी बात है, जो फेंकता है तब ज्यादा प्रेशर लगता है। तो जब ये फेंकता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकुंचन। जब ये ब्लड फेंकेगा पूरे शरीर में तब इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकुंचन। प्रकुंचन मतलब होता है बाबू सिस्टोलिक। क्या होता है? सिस्टोलिक। तो आप जाहिर से अनुमान लगा लीजिए, जब प्रेशर जब ज्यादा तेज वैसे फेंकेगा तब उसका ज्यादा होगा रैंक भी। तो यहाँ पर इसका रैंक आ जाता है 120। क्लियर है? 120 के प्रेशर से वो पंप करता है, और जैसे वो रिसीव करेगा तो उस वक्त उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो रिसीव करने वाले प्रेशर को कहते हैं अनुशीतलन। क्या कहेंगे बाबू? अनुशीतलन या फिर डायस्टोलिक।
क्लियर है। अब अनुशीतलन कितना होता है, 80 होता है। अब डॉक्टर इसको मापता कैसे है, तो इसका एक मशीन आती है जिसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। मशीन से स्फिग्नोमैनोमीटर नामक मशीन होती है, उसी से डॉक्टर इसका ब्लड प्रेशर जो बीपी होता है उसी को चेक करता है। कभी कभी देखिए जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर यहाँ पर एक पट्टी बांधता है, जैसे इमेज में दिखाया जा रहा है, उसके पट्टी बांधेगा। पट्टी बांधने के बाद कहेगा मुट्ठी बंद करो। अब उसमें एक हवा हवा भरता है पंप से, ऐसे हवा भरता रहेगा, दबाता रहेगा, तो उसका जो मशीन का पारा होता है वो 120 से लगभग 200 हो जाता है। 200 पर जैसे पारा पहुंचेगा तो तुरंत डॉक्टर क्या करेगा, उसको हवा खोलेगा। हवा खोलेगा लेकिन उसके नस पर यहाँ पर एक आला लगाता है। आला लगाएगा, स्टेथोस्कोप जो होता है, आला लगाएगा और उसकी हार्ट बीट सुनने का प्रयास करता है। फिर वो धीरे धीरे खोलता रहेगा तो वहां से एक आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है। तो जैसे वो खोलता रहेगा वो और यहाँ पर सुनता रहेगा ध्यान लगा के। पहली जब ध्वनि सुनाई देगी कि पहली ध्वनि जब सुनाई देगी टिक, जब पहली ध्वनि उसको सुनाएगी टिक की ध्वनि, तो तुरंत समझ जाएगा ये कौन सा है, सिस्टोलिक है। कौन सा बाबू, सिस्टोलिक है। तो उसके बाद फिर वही टिक 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 करते हुए वो ध्वनि नीचे आती रहेगी और उसका पारा भी नीचे आता रहेगा। फिर उसके बाद जब दूसरी वो ध्वनि टिक टिक वाली ध्वनि बंद हो गई तब वो समझ जाएगा कि वो प्रेशर कितना है, डायस्टोलिक वाला है। तो पहली ध्वनि कब सुनाई देगी, सिस्टोलिक वाली। दूसरा ध्वनि कब सुनाई देगी, डायस्टोलिक वाली। तो जब सिस्टोलिक वाली ध्वनि सुनाई देगा तो वो समझ जाएगा तो इसका प्रेशर कितना है बाबू, 120/80 है। ये तुरंत वो ग्राफ में वो उसमें चित्र में बना रहता है, जो ग्राफ बना रहता है ना उसका ब्लड प्रेशर का, जो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है उसमें एक मीटर ग्राफ बना होता है, उसी में देखता रहता है कि 120 पर है कि 80 पर आया है। वहां पर पारा आकर रुक जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि हाई ब्लड प्रेशर कब होता है। डॉक्टर को जब किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर कब आता है, जब उसकी ब्लड पंप करने की क्षमता जब ज्यादा बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसका ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। देखिए ब्लड प्रेशर कब हाई होता है, जैसे ही आपका हार्ट धड़केगा, जैसे धड़केगा तो यहाँ पर नॉर्मल बीपी होता है 120/80, लेकिन यही हार्ट आपका जल्दी जल्दी पंप कर रहा है। कैसा, जल्दी जल्दी पंप कर रहा है। तो उस समय क्या होता है कि आपकी जो बीपी होती है वो बढ़ जाती है। अब बीपी बढ़ने की कंडीशंस है, जब आप नमक खाएंगे, ज्यादा मसाले वाली चीज खाएंगे, तब उस समय आपका बीपी बढ़ जाता है। या फिर बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं तब भी बीपी बढ़ जाता है। अब किसी भयानक चीज को देख जाते हैं तब भी डर जाएंगे, तब भी आपका बीपी हाई हो जाता है। ये तो बीपी हाई होने के कुछ रीजंस हैं। और वैसे किसी किसी का जब शुगर लेवल हाई होता है तब बीपी भी हाई हो जाता है, लो हो गया या फिर हाई हो जाता है। जब बीपी हाई होगा बाबू, उसको उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर टेंशन। क्या कहेंगे, हाइपर टेंशन कहेंगे। अब जो वहीं पर बीपी जब लो हो जाती है तो लो हो जाएगी तो 100/60 हो जाएगी। कितना, 100/60 हो जाती है, या फिर इससे भी कम हो जाती है। तो इस कंडीशन को लो बीपी कहते हैं। लेकिन याद रखना, जो लो बीपी होती है इसमें भी परेशानी है और जो हाई बीपी होती है इसमें भी परेशानी है। इसमें नसें फटने के चांसेस हैं और इसमें हार्ट बीट बंद होने के चांसेस हैं। जो आपकी हार्ट की धड़कन होती है ना, इसमें बंद होने के चांसेस होते हैं। देखिए जो लो बीपी होता है, लो बीपी में उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही कम है, ऐसे हौकेगा ब्लड। जो ये है निलय है, निलय तो हौकेगा कितने प्रेशर से, 100 के प्रेशर से आराम से हौकेगा, आराम से ब्लड आएगा, फिर हौकेगा, फिर आराम से आएगा, फिर हौकेगा, फिर आराम से आएगा। तो ये लो बीपी के कंडीशन है। और हाई कब होगा, जब हौकेगा रिसीव करेगा, हौकेगा रिसीव करेगा। ये प्रक्रिया बहुत ही जल्दी जल्दी होती है। तो लो बीपी और हाई बीपी को समझ गए आप। लो बीपी को कहते हैं हाइपोटेंशन। अब यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी कि हाई बीपी वाला जो बुढ़िया है वो देखो कैसे लड़ रही है। इसके अंदर हाई बीपी हो गया, ब्लड इसका कैसा हो गया, हाई हो गया, देखो कैसे किलो किलो कर रही है। अब यहीं पर अगला वीडियो देखिए कि जो लो बीपी है, लो बीपी वाले कैसे देखो झुमरा के गिर रहा है। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है बाबू, स्टूडेंट लाइफ में बीपी लो नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा हाई रहना चाहिए। नॉर्मली 120 होता है बटे 80 होता है, लेकिन उसका 120 से 130 हो जाएगा और 80 से 90 हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत होती नहीं है। अगर 120 से 30 है इसका मतलब वो कभी थकेगा नहीं जल्दी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका बीपी हाई होता है, उस समय उनका बीपी हाई होता है। तो छोटे बच्चे कभी थकते नहीं, देखते हो हमेशा वो खेलते रहते हैं। लेकिन वही बूढ़ों को देखो, उनका बीपी लो हो जाता है, वो ऐसे सुखवार है, जैसे बैठे रहेंगे, आराम से बता नहीं हुए, ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, कहीं क्या करें बबुआ थक गए। तो वो थक जा कब जाते हैं, उनका बीपी कैसा होता है बाबू, लो हो जाता है, वो थक जाते हैं।
बच्चों का बीपी हाई रहता है तो कभी थकते नहीं है। अगर कहोगे कि खा लो थोड़ा सा, कहेंगे नहीं मम्मी अभी हम खेलेंगे। तो जब खेलने की कंडीशन आती है, इसका मतलब क्या है कि उसका पूरा शरीर बराबर से वर्क कर रहा है, उसका बीपी जो है थोड़ा सा हाई है लेकिन वो लेवल में है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब समझ लेते हैं कि हार्ट में हार्ट अटैक क्यों आता है। सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि हार्ट अटैक कब आता है। देखिए बाबू, जो हार्ट अटैक आता है वो समझ लेते हैं कि कैसे हार्ट अटैक आता है। देखिए, किसी किसी व्यक्ति में सुने होंगे कि पहला हार्ट अटैक आया बच गया, दूसरा भी आया फिर भी बच गया, लेकिन तीसरे में कोई बचता नहीं है। उसका कारण समझ लेते हैं कि जो हार्ट अटैक आता है वो मुख्य रूप से कब आता है। आप अनुमान लगा लीजिए, कोई इंजन अगर लगातार लगातार चल रहा है, उसमें अगर तेल ना डाला जाए तो इंजन जाहिर सी बात है ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें तेल है ही नहीं है। तो आप याद रखना कि आपका जो हार्ट है इसको भी कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हार्ट की जो मांसपेशियां हैं, ये वाली मांसपेशियां हैं, इनको भी थोड़ी सी ब्लड की आवश्यकता होती है। तो इनको जब ब्लड ले जाएगा, जो भी इनको इन मांसपेशियों को ब्लड ले जाता है उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या कहेंगे बाबू? कोरोनरी आर्टरी। इनकी मांसपेशियों को जो भी ब्लड ले जाता है उसको कहते हैं कोरोनरी कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी या फिर कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर ये तो ब्लड तो ले जा रहा है, अब ले आने वाला भी कोई काम करता होगा, तो जो ले आने वाला काम करता है उसको कहते हैं कोरोनरी सिरा, कोरोनरी सिरा कहते हैं। हार्ट में जो भी ब्लड ले जाएगा, हार्ट में जो भी ब्लड ले जाएगा उसको कहते हैं कोरोनरी धमनी, और जो हार्ट से ब्लड लेकर आता है उसको कहते हैं कोरोनरी सिरा। अब कोरोनरी सिरा लाएगा कहां पर? छोड़ेगा ब्लड को इस अलिंद में लाकर छोड़ता है। और ये कोरोनरी धमनी ब्लड को लेगा कहां से? इसी अलिंद से। कहां से बाबू? इसी नीले से लेगा। यहाँ पर की 3 छिद्र होते हैं, 3 नली पाई जाती है आपके हार्ट में। हार्ट के जो नीले वाला पार्ट होता है उसमें ही 3 नली पाई जाती है। अब इन्हीं तीन नलियों से, ये जो कोरोनरी धमनी है, इन्हीं तीनों नलियों से पूरा हार्ट जो है, पूरा हार्ट का जो मांसपेशियां है वो पूरे से ऊर्जा लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन कोरोनरी जो आर्टरी है, इन धमनियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे आपको इमेज में दिखाया जा रहा है कि जो ये धमनी है, ये धमनी आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये धमनी में आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ गई हो। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने की वजह से धमनियां सिकुड़ गई हैं, संकुचित हो गई हैं। जैसे यहाँ पर आपका ये पूरी धमनी है, अब इसमें जैसे कोलेस्ट्रॉल आएगा तो इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा, दोनों साइड से इकट्ठा होगा। तो यहाँ का जो ब्लड प्रेशर है, यहाँ का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा। अब यहाँ पर आपकी जो रुधिराणु है वो यहाँ पर आके फंसने लगते हैं। तो जैसे यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हुई, ब्लड जैसे थक गया यहाँ पर जमा, तो तुरंत पहले स्ट्रोक आएगा, पहले झटका आएगा। यहाँ पर बाएं साइड में बहुत तेजी से पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर जैसे एंट्री ब्लड करेगा तो तुरंत यहाँ पर दर्द होगा। क्योंकि ब्लड आपका अंदर जा ही नहीं पा रहा, हृदय में पूरी तरह से पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसलिए हृदय को ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा उससे बराबर नहीं मिल पा रही है। इसलिए पहला झटका लगता है कब? जब ये धमनी ब्लॉक हो जाएगी, उस वक्त पहला झटका आता है। और पहले झटके में कुछ लोग बच जाते हैं, पहले झटके में टपक जाते हैं। जो लोग कमजोर होते हैं वो पहले झटके में टपक जाते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं, थोड़ा बॉडी से सॉलिड होते हैं, तो पहले झटके में बच जाते हैं। फिर यही स्ट्रोक, पहले ये हो गया, कोई दिक्कत, ये फट गई है, हाँ कोलेस्ट्रॉल से फट गई है। वसा का ही एक प्रकार है कोलेस्ट्रॉल। वसा जब ज्यादा हो जाएगा वो वसा को बदल देता है कोलेस्ट्रॉल में। अब कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर जम गया। अब ये तो पहला झटका था, लेकिन यही झटका अगर दूसरे में आया, दूसरी जो नस है वो ब्लॉक हो जाएगी, तब ये दूसरा झटका होगा। और दूसरे झटके में कोई लोग बचते नहीं है, बहुत रेयर केस में जो कि दूसरे झटके में बच जाते हैं। लेकिन यही जब तीसरा झटका है तो इसमें कोई राम नाम सत्य है, फिर इसमें कोई भी बचता नहीं है। तो ये आपको समझ में आया कि जो हार्ट अटैक आता है वो कैसे आता है। जब भी जो हृदय की धमनियां हैं उन धमनियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम हार्ट अटैक। कोलेस्ट्रॉल जब भी बढ़ेगा तो वहां पर ब्लॉक हो जाएगी, वो नस ब्लॉक हो जाएगी, वहां से ब्लड का जो सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। जैसे ब्लड का सर्कुलेशन बंद होगा, आपके हार्ट को ऊर्जा बराबर नहीं मिल पाएगी, और जैसे बराबर ऊर्जा ना मिलेगी तो क्या कहेगा कि हमें ऊर्जा दो, नहीं तो हमें बंद करो। अगर ऊर्जा उसको नहीं पा रहा है, कहेगा अब हम बंदे हो जाएंगे, अब तुम लटके रहो इसे। तो जैसे उसको ऊर्जा ना मिले तुरंत वो बंद हो जाएगा, शांत रहेगा। तो उसको, उस प्रक्रिया को कहते हैं हार्ट अटैक आना। बहुत तेजी से यहाँ पर पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है हृदय में। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं बाबू हार्ट अटैक। यहाँ पर आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप ना समझ में आए तो इसका डिटेल में आप एक कमेंट करिएगा, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे, इसका अलग चैप्टर ही बना देंगे,
ताकि आपको हार्ट अटैक समझ में आ जाए अच्छे से। और हम चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से हार्ट अटैक समझ में आया हो, क्योंकि ये रेयर केस में देखिए जब युवा रहेंगे तब हार्ट अटैक नहीं आता। हार्ट अटैक कब आता है? जब ये थोड़ा से ओल्ड हो जाएंगे, ओल्ड एज हो जाएंगे ना, जब फैटी एसिड ज्यादा खाएंगे, मतलब फैट वाला चीज ज्यादा खाएंगे, तब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है आपकी बॉडी में। जबकि इसके पहले वाली वीडियो में बताए थे आपको कि आपके शरीर में फैट होनी कितनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। यदि उतना है तो नॉर्मल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ गई तो यही समस्या करेगा, आपके ब्लड में वो मिल जाता है। अब ब्लड में जैसे मिलेगा तो वो जगह जगह पर ब्लॉकेज बनाने लगता है। तो ये आपको समझ में आया है तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसी के साथ मिलते हैं बाबू नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।